प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ मारपीट हुई है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थकों पर निदेशक अजय कुमार के साथ मारपीट के आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक विधायक के क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय का नाम बदलना था, लेकिन कई दिनों बाद भी निदेशालय स्तर पर मामला लटका हुआ था। इसी को लेकर शनिवार को गर्मागर्मी हो गई और मारपीट की नौबत आ गई। राजधानी देहरादून के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में उस समय हड़कंप मच गया जब विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने समर्थकों के साथ निदेशक के ऑफिस में पहुंचे। बताया जा रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय का नाम बदलने को लेकर विधायक ऑफिस पहुंचे थे। वहीं निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने स्कूल का नाम बदलने के लिए निर्धारित नियम और कानून प्रक्रिया का हवाला दिया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। घटना में निदेशक घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक विद्यालय का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनने विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विद्यालय स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। भी इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं थी। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। घटना के बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक विधायक समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक करेंगे और बहुत जल्दी प्रदेश से सारे कार्यालय हम बंद करने का प्रयास करेंगे। जो मुजरिम है उसे गिरफ्तार कर, कोई भी हो, विधायक है। जो आचरण नियमावली मेरे लिए बनती हुई विधायक जी के लिए भी बनती है। जो आचरण नियमावली एक सरकारी कर्मचारी के लिए हो, सचिव के लिए हो, मंत्री जी के लिए हो, मुख्यमंत्री जी के लिए, विधायक के लिए अलग थोड़ी है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये आचरण नियमावली, सेवा आचरण नियमावली सबके अधिकार सबसे संरक्षित है, हमें भी अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय में हुई इस घटना ने प्रशासनिक सुरक्षा और जनप्रतिनिधियों के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। और वहीं रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विधायक का दावा है कि विवाद की शुरुआत वहां मौजूद अन्य लोगों ने की। मैं गया, मैंने ये कुछ लोगों से घिरे हुए थे। मैंने कहा भाई इनको बाहर कर दो, मुझे आपसे बात करनी है। और मैंने इनसे कहा कि आप, ये कहने लगे मुझे देखते ही कि जी ये काम तो शासन ने करना है, मैं नहीं कर सकता। मैंने उसी समय रविनाथ रमन जी को फिर फोन किया। ये 12:50 तो उनको फोन किए तो उन्होंने फोन, मतलब वो आउट ऑफ रेंज थे कहीं। मैंने इनसे इतना कहा कि आप जो लेटर आपने शासन भेजा उसकी कॉपी मुझे दे दो। और मैंने कहा ये रोज ये उस परिवार को लड़ने लग गए और इन्होंने फोन करने के कुछ लोग बुला लिए। आते ही उन्होंने क्या किया, आपने वो वीडियो देखा होगा, उसमें इस तरह हरे से रंग का लैंडलाइन फोन उठाया और सीधा मेरे ऊपर मेरे कंधे पे लगा। वो परिवार के एक लोग हैं हमारे, उनके लगा सिर में। तो वो जरा उठ के खड़े हुए तो जो इनके साथ लोग आए थे, किसी ने कुर्सी मारनी शुरू कर दी। हम तो 6-7 लोग थे गिनती के सारे वहाँ, 2 वो थे, 4 हम थे गाड़ी में। हम तो केवल इतने लोग थे। और इन्होंने बाद में वहां से नीचे ताले वाले लगा दिए, हमें बंद कर लिया। तो जब लोगों को पता लगा, वो फिर कार्यकर्ता आने लगे तो उन्होंने हमें नीचे से निकाला, वो ताले तोड़ के निकाला।
उधम सिंह नगर के बासपुर में कोर्ट में पेशी के दौरान एक अभियुक्त पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पेशी की प्रक्रिया के बीच मौका पाकर वो पुलिस निगरानी से निकलकर भाग गया। इससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत पीछा किया, कुछ दूरी पर अभियुक्त को दबोच लिया। इसके बाद उसे फिर से हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे अभिरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी अजय गणपति ने एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बागेश्वर में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऐसे 300 लोगों की लिस्ट अखबार में नाम सही छपवाई है जो लंबे समय से बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं और जिनका लाखों रुपए का बिजली का बिल बकाया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और बीजेपी के स्वर्गीय विधायक चंदन राम दास का नाम भी शामिल है। यूपीसीएल की तरफ से अखबार में छपी बकायेदारों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का नाम है। इनके नाम कौसानी के पिंगला कोट में होटल रुद्राक्ष पैलेस के नाम से एक आलीशान होटल है और इस होटल पर 2,98,704 रुपए का बिल बकाया है जिसे रेखा आर्य ने नहीं चुकाया। यही नहीं, लिस्ट में चौथे नंबर पर बागेश्वर के कांडा रोड निवासी पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास का नाम भी शामिल है। इनका 2,85,990 रुपए का बिल बकाया है। हालांकि चंदन रामदास का निधन हो चुका है, लेकिन उनकी जगह उनकी पत्नी पार्वती दास विधायक हैं। उन्होंने भी बिजली का बिल भुगतान जरूरी नहीं समझा। बिजली विभाग ने बकायेदारों की सूची में इनका नाम शामिल करने के साथ चेतावनी दी कि या तो वो बिजली का बिल जमा करें, नहीं तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली विभाग की इस लिस्ट में अब हड़कंप मचा दिया है। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसका जायजा लेने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां सबके पहले कुंभ मेले में 234 करोड़ के कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन पहुंचे, जहां कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मीटिंग में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल समेत मेला प्रशासन और कुंभ मेले के कामों में जुटे सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ के सभी स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्य समय से पूरे हों और सभी काम गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही कहा कि अखाड़े के साधु संतों के साथ लगातार समन्वय बनाया जा रहा है। सभी सनातनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए कुंभ 2027 का भव्य आयोजन कराया जाएगा। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2027 के कुंभ मेले के यहाँ समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें, हमारा प्रयास है। पूज्य साधु संत गणों से सबका मार्गदर्शन लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर जो भी परंपराएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको सुनिश्चित किया जाएगा। चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनजाति समागम में शामिल हुए हैं। बेरही में ये कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजाति समाज के लोगों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। सीएम ने ये भी कहा कि जनजाति समाज के कल्याण के लिए केवल बीजेपी सरकार में ही प्रयास हुए हैं। कांग्रेस की सरकार ने जनजाति समुदाय के लोगों को केवल अपना वोट बैंक माना है, लेकिन बीजेपी सरकार जनजाति समुदाय के लोगों के साथ खड़ी है और उनके लिए अनेक योजनाएं चला रही है। सीएम ने आने पर बजट पर कहा, बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। मौका मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वन धन योजना हो, चाहे जनजाति समाज के उत्थान के लिए जनजाति गौरव दिवस मनाना हो, आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर स्थापित करने हो, अनेक काम या जनजाति समाज का बजट 3 गुना करना हो,
सभी काम किए जा रहे हैं और उत्तराखंड की सरकार भी अपने बजट में इन सबको प्राथमिकता देते हुए हम इसको बजट में समाहित करेंगे और हमारा बजट भी हर दृष्टि से उन सभी वर्गों को लाभ पहुंचाएगा जो सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं। और बजट को लेकर सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पिछले सत्र को कांग्रेस ने चलने नहीं दिया था और समय को बर्बाद करने का काम किया है और हम तो हर बार तैयारी से ही आते हैं और सभी को बजट में भाग लेना है। सब लोगों को एक अच्छा सदन चले, अच्छी व्यवस्था हो और पिछली बार भी हमने यहाँ पर जो कि आपदा के समय में भी यहाँ सेशन आहूत किया था। उस समय दुर्भाग्य से हमारे प्रतिपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आए नहीं सदन के अंदर, लगातार उन्होंने समय को बर्बाद किया। हमें उम्मीद है कि आगे वो ऐसा नहीं करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी में सीटों को लेकर अंदर खाने हलचल तेज है। कई मंत्री और विधायक अपनी मौजूदा सीट पर माहौल बिगड़ता देख सुरक्षित सीट की तलाश में हैं, लेकिन अब पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं, जो जहां से जीता है वहीं से तैयारी करे। चुनावी परीक्षा नजदीक आते ही सत्ताधारी बीजेपी के कई विधायकों और मंत्रियों की बेचैनी बढ़ने लगी है। पौड़ी और टिहरी जिले में सीट बदलने की सुबुगाहट सबसे ज्यादा चर्चा में है। कई जगह एंटी इनकम्बेंसी, स्थानीय नाराजगी ने विधायकों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन जैसे ही ये संकेत संगठन तक पहुंचे, पार्टी ने ब्रेक लगा दिया। साफ शब्दों में कहा गया कि सीट बदलने का खेल नहीं चलेगा। पार्टी का तर्क है, अगर एक नेता सीट बदलेगा तो दूसरा भी दबाव बनाएंगे। इससे कार्यकर्ताओं में भ्रम और गुटबाजी बढ़ेगी, जो चुनाव से पहले संगठन को कमजोर कर सकती है। इसलिए निर्देश साफ हैं, अपनी सीट पर मेहनत करो, माहौल अपने पक्ष में बनाओ। और यदि किसी के मन में कोई ऐसी मंशा होगी कि मैं अपने सीट को परिवर्तन करूं, तो उनको उसकी इजाजत नहीं है। उसके लिए संगठन निर्णय लेगा, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो निर्णय लेगी। लेकिन किसी को अपनी स्वेच्छा से अपने सीट को परिवर्तन करने की अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ एक लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पर ही किसको कौन से सीट से टिकट दिया जाएगा उसका निर्धारण होगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसे रणनीति दांव मानते हैं। उनका कहना है कि चुनावी राजनीति में कोई फैसला अंतिम नहीं होता। देश काल परिस्थिति के हिसाब से आखिरी वक्त में सीटें बदली जाती हैं और टिकट भी। विपक्ष को हमला बोलने का मौका ना मिले, इसलिए बीजेपी को पहले ही ये ऐलान करना पड़ रहा है। लेकिन आखिर में टिकट कईयों के बदले भी जाते हैं, हमने पहले भी देखा है। और ये इंडिकेशन का एक मतलब ये है कि आज ही वो आदमी दूसरी सीट से तैयारी ना करने लगे, इसका संदेश गलत जाएगा। अगर एक विधायक अपनी सीट के बजाय दूसरे क्षेत्र में जाकर तैयारी करने लगेगा, तो विपक्षी इस बात को पहले से ही भुनाना शुरू। साफ है, 2027 से पहले बीजेपी में सुरक्षित सीट की तलाश पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है। सूत्रों की माने तो सिर्फ विधायक ही नहीं, विधायकी की आस लगाए बैठे कुछ मेयरों को भी संकेत दे दिया गया है। कोटद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, देहरादून और रुद्रपुर से ऐसी चर्चाएं सामने थी। पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले टिकट की दौड़ संगठन के अंदर असंतोष को जन्म दे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में ठंड और ऑक्सीजन की कमी का मामला सियासी तौर पर गर्मा गया है। ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन बनाने का अविवेकपूर्ण निर्णय बताने वाले बीजेपी विधायक दिलीप रावत को पार्टी के ही सीनियर विधायक विनोद चमोली का भी समर्थन मिला है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि विधायकों का ये बयान समझ से परे है। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि भराड़ीसैंण में जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसको बनाने का, चयन हुआ है विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। कहना सही है कि वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर भराड़ीसैंण में बनता तो जहाँ पहले चयन हुआ था वो ज़्यादा उचित था। ये है बीजेपी विधायक दिलीप रावत। दिलीप रावत चमोली के भराड़ीसैंण में विधानसभा बनाने के फैसले को अविवेकपूर्ण करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि भराड़ीसैंण में ऑक्सीजन की कमी और ठंड बहुत है।
वहीं दिलीप रावत के इस बयान का बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने समर्थन किया है। विनोद चमोली का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण भराड़ीसैंण में उनकी नाक से खून तक आने लग गया था। जहाँ तक गैरसैंण में ऑक्सीजन लेवल का प्रश्न है, तो मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा आपसे। मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक करता था, एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, एक्सरसाइज की, तो मेरे नाक से ब्लीडिंग हुई। दूसरे दिन फिर मैंने किया, मैंने उसको कैजुअली लिया। दूसरे दिन फिर मैंने किया, फिर भी ब्लीडिंग हुई। जब तीसरे दिन हुई तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स होते, मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप एक्सरसाइज मत करिए, आप यहाँ दौड़िए मत, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, इसलिए आपको ब्लीडिंग हो रही है। सत्ताधारी दल के दो विधायकों के बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। विपक्ष इस पे पूरे पहाड़ की उपेक्षा का आरोप लगा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि जितनी ऊंचाई पर भराड़ीसैंण या जो वहां की भौगोलिक बनावट है, कमोवेश उत्तराखंड का 60% पहाड़ी हिस्सा इतनी ही या फिर इससे अधिक ऊंचाई पर है। हरीश रावत का कहना है कि दूर दराज के गाँव की उपेक्षा है। मगर ये ठंड लगने का तर्क उत्तराखंड में पच नहीं पा रहा है। ये तो भौगोलिक बनावट ही ऐसी है, हिमालयी राज्य के रूप में ही इसकी कल्पना की गई है। तो इससे तो आप जो दूर दराज गांवों में लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम हमारी सोच और हमारी समझ और हमारी योजना के दायरे से बाहर हो। भराड़ीसैंण में 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र होने जा रहा है। बजट सत्र से पहले भराड़ीसैंण में ऑक्सीजन की कमी और अधिक ठंड का ये बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर टंग स्लिप होने का, क्योंकि ये तय है कि मुद्दों की खोज में निकले विपक्ष को बजट सत्र से पहले बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिस पर हंगामा होना तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने पेंशन मामलों में गड़बड़ी की खबर दिखाई थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के 1377 संदिग्ध मामलों का सत्यापन कर अपात्रों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश देते हुए कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्रों तक ही पहुंचे। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का नियमों के विपरीत लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। और लालडांग चिल्लरखाल रोड को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि इस रोड पर काम जल्दी ही शुरू होगा। न्यूज़ 18 ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अनिल बलूनी, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से आप लोग को जीत हासिल हुई लालडांग चिल्लरखाल से, अब कैसे देखते हैं सर, आगे कैसे काम होगा सर वहाँ? देखिए, जो हमारा लालडांग चिल्लरखाल मार्ग था, ये राजाजी नेशनल पार्क जो कि टाइगर पार्क है उसके अंदर से, इसमें लगभग 11 किलोमीटर से अधिक का इलाका उसमें से आता था। तो उसको लेकर तमाम जो सुप्रीम कोर्ट और एनवायरनमेंट के बीच में ऑब्जेक्शंस थी, उसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हम लोगों के पक्ष में फैसला भी दिया है और ये कहा है कि इस मार्ग को खोला जाए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति भी उसके लिए दे दी है। इस मार्ग के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया और जितने बहुत सारे ऐसे संस्थाएं थी, बहुत सारे इंडिविजुअल थे, राज्य की सरकार ने, सब लोगों ने किया। हम सबके आभारी हैं। हम सब लोगों ने मिलके ये काम किया है। जो हमारे कंडी मार्ग है, जो कि बहुत अंग्रेजों के ज़माने का रास्ता है, जो पूरे कुमाऊं मंडल को गढ़वाल मंडल से जोड़ता है, इसमें एक छोटा सा पैच ये था। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कोटद्वार से रामनगर को जोड़ता है। और अगर ये रास्ता जब बन जाएगा, अभी क्या होता है कि जो हमारे उत्तराखंड के, जो हमारे कुमाऊं मंडल के भाई हैं, उनको राजधानी आने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर से आना पड़ता है। लगभग 150 किलोमीटर से अधिक वो उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करते हैं और फिर जाके उससे कनेक्ट हो पाते हैं। ये जो हमारा कंडी मार्ग है, अगर ये रामनगर से कोटद्वार कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि कच्ची मार्ग अभी है और अभी लोग चलते भी हैं, उसमें गाड़ियाँ भी चलती हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो जाए तो उस रास्ता अगर बन जाएगा तो सोचे कुमाऊं मंडल का देहरादून राजधानी के साथ 65 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा और साथ ही लोग अपने ही राज्य में ट्रैवल कर पाएंगे। तो इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जनकपुरी के रहने वाले थे कमल, आपके संसदीय क्षेत्र में से वो आते हैं, उनके संदर्भ में आज आपने कई मुलाकातें की हैं।
देखिए, एक बड़ा पीड़ादायक घटना पिछले दिनों हुई थी। दिल्ली के जनकपुरी में एक युवा जो थे वो एक जो जल विभाग के द्वारा एक गड्ढा किया गया था, उसमें गिरने से उनकी मौत हुई थी। बहुत ही दुखद घटना थी। आज उनके साथ, उनके पिताजी के साथ और उनके परिजनों के साथ आज हम लोग मिले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर बहुत दुख प्रकट किया कि जो घटना हुई है। अभी उनको सांत्वना भी दी और उनको एक 10 लाख का चेक भी उनको उसमें दिया गया। और हम लोगों ने उनसे, मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग की कि भाई उनके परिजन को, किसी को एक को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी सहमति दी है। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के एग्जाम शनिवार को प्रदेश भर में शुरू हो गए। प्रदेश के अलग अलग जिलों के परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिला है। शनिवार को 12वीं कक्षा का ड्राइंग विषय का पेपर आयोजित किया गया। सुबह से ही परीक्षार्थी समय से पहले केंद्रों पर पहुंचते नजर आए। तराई के उधम सिंह नगर जिले में परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न कराने के केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक और शिक्षक पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे। पहले दिन सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की जानकारी मिली है और परीक्षा की पूरी शुचिता को ध्यान में रखते हुए हम लोग सब काम कर रहे हैं और पूरी तरह से हमारी नकल विहीन परीक्षाएं संपादित होंगी, ऐसा हमारे लोग का आशा और विश्वास है। जिस तरह के हमें दिशा निर्देश मिले हैं उन दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। उत्तराखंड में डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू हुई है। आंचल डेयरी का पहला आंचल कैफे प्लस देहरादून में शुरू कर दिया गया है और जिससे स्थानीय युवाओं और दिव्यांगजनों के लिए एक नए रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। यहाँ करीब 20 लोगों को रोजगार मिला है। इसमें लगभग 80% स्थानीय युवाओं के साथ 4 दिव्यांगजन वेटर के रूप में काम कर रहे हैं। ये प्रयास दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खास बात यह कि अगर ये मॉडल सफल रहता है तो प्रदेश के हर जिले में ऐसे कैफेज खोलने की योजना है। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला मेले में लगी बड़ी चरखी झूले पर लटकती नजर आ रही है। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से महिला को बचाने की गुहार लगाई। तभी एक व्यक्ति महिला को सुरक्षित उतारता है। वीडियो को ऋषिकेश के वीरभद्र में IDPL के मेले का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और मेला संचालक ने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार कर दिया है। हरिद्वार में पुलिस ने अगवा की गई 2 साल की बच्ची को बरामद कर लिया है। हालांकि किडनैपर्स पुलिस के हाथ नहीं लगे। बता दें, शुक्रवार को तुलसी चौक के पास घाट पर सो रही एक महिला की 2 साल की बच्ची गायब मिली थी। सूचना पर पहुंचे पुलिस हरकत में आई है। CCTV फुटेज खंगालने के बाद बच्ची को ऋषिकुल चौक के पास से बरामद किया गया। दरअसल अपहरणकर्ता बच्ची को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए थे। रुड़की से खबर है। यहाँ मंगलौर कोतवाली इलाके में एक बेकाबू कार नहर में जा गिरी और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक रुड़की के रहने वाले हैं जो देर रात शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 8 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक कार जो वाइट कलर की है, उत्तराखंड नंबर की है, वो पटरी से, नहर पटरी से नीचे उतरी है और उसमें कोई एक आध बॉडी दिख रही। तो हमारे SHO ने वहाँ रिस्पांस किया तो जो बताया कि दोनों डेड थे और एक कार के अंदर और एक कार के बाहर छिटका हुआ व्यक्ति था। शायद दोनों लोकलाइट हैं, रुड़की क्षेत्र के रहने वाले। बाकी एक्सीडेंट का कारण क्या रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा भी नहीं कि कोई तीव्र मोड़ है या कुछ, तो गाड़ी असंतुलित हुई या कुछ नहीं दिखाया कोई जानवर, यह भी जांच का विषय है और बाकी पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।